आज एक बड़ा खुशी और तारीखी दिन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब जो हैदराबाद के साबिका मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ्फार कादरी, सैयद मोइन, फिरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहां पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहां के मसाइल हैं, जो वहां का बैकवर्डनेस है, जो वहां पर बाढ़ आने के बाद जो जमीन कटती है, वहां पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीजें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहां पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक इससे ज्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकलकर भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये जिससे आपने बिहार में आमद की थी अपनी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप हार गए, क्या करोगे?
मैंने जैसा कहा अभी कि यकीनन कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल्लाह साहब से और उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। सर, आप तकरीबन 15 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग किए और 50 से भी ज़्यादा सभाएं किए, तो कैंपेनिंग के दौरान आपने क्या देखा और ये जो नतीजे आए हैं उसको कैसा आंकते हैं सर? मैं वहाँ पर 65 सभाएं मैंने की जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। हम तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। अब जो नतीजा है जो भी है, अब तक जितना आया, अभी काउंटिंग चल रही है, ये तो बिहार की जनता का फैसला है और जमहूरियत में आवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूं जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शंस गलत निकले। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। अब देखिए फाइनल नतीजा जब आता है जब ही कुछ बताया जा सकता है। तो फाइनल नतीजा अगर जरूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? देखिए प्रसाद साहब, हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है और फसल का उनको मुआवजा जो 3 डिसमिल जमीन मिलना या उसका मुआवजा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पलायन वहां के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहां के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत करीब है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जा सकता है जब पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, किस पार्टी के पास कितने एमएलए जीते, उसके बाद हम फैसला लेने के मौक़िफ़ में रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जो 5 एमएलए हैं और हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी हम लोग बात करके उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा लेंगे और उसके बाद जब सामने पूरे नतीजे आएंगे वो देखकर फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी इस पर मैं कैसे बताऊंगा? अब देखिए, इफ्स एंड बट्स में मत बात करिए, जब पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी 60-70 लाख वोट अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो हर पार्टी के पास कितने एमएलए हैं, कौन वो मैजिक नंबर 122 को पार करता है, वो देखना पड़ेगा। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है। कि सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई धड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर आपके सामने आता है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? पहले तो रिजल्ट तो आने दीजिए ना। देखिए, पहले तो रिजल्ट, पूरा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। साफ है सर, लेकिन नहीं, क्या साफ है बताइए? मेरे तो साफ नहीं दिख रहा। अभी तक तो कोई साफ ही नहीं है। अभी तक तो कोई
ये कभी इधर कभी उधर, यकीनन क्लिफ हैंगर होगा, बट नतीजा तो आने दीजिए, फिर बात करते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं हमारे बिहार के अध्यक्ष और एमएलए हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे, तो ये तो देखना पड़ेगा। हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन सर जो सवाल जो अभी किया वो उसी सवाल को मैं फिर से बोल रहा हूँ। सीमांचल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सरकार बनाने में कोई भूमिका आप अपनी पाते हैं या सरकार को कुछ इस तरह का सपोर्ट करना, जैसे तेलंगाना में एक व्यवस्था है कि बाहर से सपोर्ट कर देना या उसको समर्थन घोषित कर देना। एक मिनट, तेलंगाना में टीआरएस को किसी की जरूरत है? नहीं है ना। यहां पर पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, फिर अब मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। मैं कहां जाऊंगा भाग के आप लोग छोड़ के? हम तो आपके दरमियान में रहते हैं, जवाब देंगे जब आपको पूरा फाइनल रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको। सरकार बनाने की भूमिका से अभी आप बाहर नहीं हैं। नहीं, अरे देखिए ना कि रिजल्ट जब आएगा जब तो हम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप इस पोजीशन में मुझे बोलेंगे स्पेकुलेट करो, मैं क्यों स्पेकुलेट करूंगा? मैं तो आपके सामने जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा होगा, तब फैसला करेंगे। सर, आपका मकसद हमेशा बीजेपी को रोकना रहा है और आप उसके लिए एड़ी चोटी किए रहते हैं, लेकिन चलिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत, कम से कम आप तो समझे। नहीं, आप समझ गए, बहुत बड़ी बात है। सवाल पूरा सुन लीजिए सर। आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते आप, जहां आरजेडी जीतती रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को रोकने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला सकते थे? एक तरह से जिन ताकतों को रोकने के लिए आप काम करते रहे उन्हीं को इनडायरेक्टली मदद कर दिया आपने। अभी वही बोला जा रहा है सर, आपके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए को लेके बनाने की बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा। मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को? गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने भाई सुनिए, देखिए, आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिया। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डरा कर कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप कांग्रेस के बारे में नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। मैं सब
मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूं। सर, बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। दलित वोट और कुशवाहा वोट या पिछड़ा वर्ग का वोट, इसने आपकी जीत में कितना अहम रोल अदा किया? सुनिए पहले नंबर 1 के सवाल, आपके सवाल मैं तो शुक्रिया अदा किया ना। मैं तो जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, जनाब राजभर साहब का, देवेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा किया। बिहार की जनता के साथ मैं तो शुक्रिया अदा किया उनको। हम तो सब साथ मिलकर लड़े, यकीनन उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन आपका वोट उधर ट्रांसफर नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर रही और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए इलेक्शन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए, जुस्तजू किए, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट थे जो हमको कह रहे थे कि सर आप और मुकामत पर आइए। हम नहीं जा सके क्योंकि वो शेड्यूल इतना टाइट था, मगर हम तो कोशिश किए, इखलास के साथ कोशिश किए, पूरी नेक नियति के साथ हम कोशिश किए। 2022 में हाँ बिल्कुल, 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल सर, बंगाल, हाँ बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है, तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। सर आप चाहते हैं कि ये गठबंधन जो बिहार में हुआ और सक्सेसफुल रहा, आपके लिए तो फायदेमंद रहा, यूपी में भी वही आगे? देखिए सही बात तो ये है कि हमारा पहला अलायंस हुआ देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से, समाजवादी जनता दल से, और उससे पहले कुशवाहा साहब बीएसपी से अलायंस कर चुके थे राजभर साहब के साथ, हम लोग बाद में गए। तो ये बिहार के इलेक्शन की हद तक हुआ है। यूपी में क्या होगा मैं अभी कैसे बताऊंगा आपको, आपको। सर तेलंगाना में टीआरएस पार्टी बहुत बुरी तरह हारी है, कहीं खतरे तो नहीं है सर आने वाले दिनों में? बुरी तरह कहाँ हारी? कहाँ बुरी तरह? 1000 वोट से हारे, 1100 वोट से हारे, रेजर थिन था वो, कोई बात नहीं। कहीं बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही सर आपके इलाके में? बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही अब। बहुत लोग दस्तक देते, दस्तक देने वाले दस्तक देते। दस्तक देने से क्या होता? जब घनगरज होंगी तो दस्तक बुझ जाती ना, उसमें दस्तक देते। बहुत से लोग दस्तक दे रहे, 50 साल से दस्तक दे रहे, क्या होता? उससे देना चाहिए, कोई बात नहीं। सर आपके घर तेलंगाना में बीजेपी की तादाद बढ़ रही है, 4 सीटें एमपी की जीती, ये एक हाल ही में आज का जो रिजल्ट है, और आप बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अपने राज्य में आप कमजोर हो रहे हैं? मैं हारा क्या? सपोर्ट भी तो नहीं, मैं हारा क्या? नहीं, आपका TV9 की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। TV9 को अगर चमचागिरी करना रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे कंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। TV9 को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए। किसी का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकाल रहे भाई? हारे आप, जीते आप, नहीं आप क्या करें? अरे मेरे से क्या ताल्लुक भाई? नहीं ओवैसी बिहार में चले गए, आपको क्या मालूम मैं क्या कहने करा? तो ये जो है ना, ये बस तलवे चाटने की जो पॉलिसी है वो मत करो प्लीज। सवाल करो, बोल तो मैं, मेरा ताल्लुक भी नहीं उससे, मेरे को मालूम तक भी नहीं। आप न्यूज चला दिए, क्या बोलते? नहीं गवर्नमेंट के पास, केसीआर के पास हमारा नंबर बढ़ जाना। ऐसा नंबर बढ़ाना है तो करो, हमारा ही खंदा मिला ना आपको, मजबूत खंदा है। कमजोर खंदे पे तो खड़े हो तो गिर जाते आप, नो प्रॉब्लम। सर अधीर रंजन चौधरी कहता है कि आपको यूज करके बीजेपी, हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है।
अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी, तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। क्या क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचा दामन में। मैं कोचा दामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था, तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है। बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप। बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं मगर वापिस आएंगे, बड़ा अनाप शनाप तुम्हारे बारे में कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है? आप जो कोई बात है, बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, कुछ तो रुकना चाहिए ना। तो ये गठबंधन का जो फॉर्मूला है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया, बंगाल में भी इस तरह की संभावनाएं तलाशने के लिए क्या आप कोशिश करेंगे, और कौन कौन से ऐसे पार्टी आप समझते हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाती हैं और जिनसे कुछ? तिवारी साहब, हमको तो कोई हाथ लगाने तैयार नहीं है ना। ऐसा लगता है कि इसको हाथ लगाओ तो 550 केवी का शॉट लग जाएगा। हम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है, लड़ना हमारा काम है, देखेंगे आगे क्या होता है। गठबंधन की कोशिश? अरे भाई, इलेक्शन जीतने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक उसूल हैं उसको अपनाएंगे। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।